स्टूडेंट्स को टिल द एंड जुड़े हुए रहना है और एक एक चीज को बहुत ढंग से समझना है। तो ये चैप्टर मैं आज आपको यहां से समझाकर भेज दूंगा। तैयार हैं सभी? क्वेश्चंस यहां पर नहीं होंगे, लेकिन आनंद बहुत आने वाला है, क्योंकि चैप्टर का नाम ही भारत के विदेश संबंध है, जिसमें कि आप भारत जब आजाद होता है तो कौन सी विदेश नीति का अनुसरण करता है इस पर देखेंगे। और उसके बाद भारत के पड़ोसी देशों में विशेष रूप से आप चीन और पाकिस्तान, इनके साथ भारत के कैसे संबंध रहे, इन संबंधों की चर्चा करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। और मैं पूरा का पूरा जो है ना आज लिख करके ही पढ़ाने वाला हूं ये चैप्टर, ठीक है। यहां पीछे आपको लिखा हुआ कुछ नहीं मिलेगा, सारा का सारा लिख करके पढ़ा रहा हूं। तो देखिए, भारत के विदेश संबंधों में हम जब चर्चा करेंगे तो किन किन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे भारत की विदेश नीति। सबसे पहले बात होगी भारत की विदेश नीति की। उसके बाद हम बात करेंगे भारत चीन संबंधों की, भारत चीन संबंध। और फिर हम बात करेंगे भारत पाकिस्तान संबंध, भारत पाकिस्तान संबंध। और लास्ट में हम बात करेंगे भारत का परमाणु कार्यक्रम, भारत का परमाणु कार्यक्रम, भारत का परमाणु कार्यक्रम। तो स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में मैं कोशिश तो ये करूंगा कि हम सब के सब जो पॉइंट्स हैं उनको क्लियर करें, लेकिन देखते हैं हम कितने पॉइंट्स क्लियर कर पाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी स्टार्ट होगी भारत की विदेश नीति से। आप जानते हैं भारत की विदेश नीति में, जब भारत आजाद हुआ था उस समय शीत युद्ध का दौर चल रहा था। ध्यान है ना आपको, भारत की आजादी के समय शीत युद्ध चल रहा था। शीत युद्ध जब भारत आजाद हुआ था, दो विचारधाराओं के बीच में द्वंद्व चल रहा था, संघर्ष चल रहा था। उस समय भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जो थे, प्रधानमंत्री भारत के कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने दोनों गुटों से, यानी कि ना तो हम साम्यवादी खेमे के साथ जाएंगे, ना हम पूंजीवादी खेमे के साथ जाएंगे, बल्कि हम दोनों से अलग रहेंगे, अर्थात गुटनिरपेक्ष नीति की घोषणा की। क्या करेंगे हम गुटनिरपेक्ष रहेंगे, अर्थात उन्होंने गुटनिरपेक्ष नीति की घोषणा की कि हम किसी के साथ नहीं जाएंगे। इससे पूर्व पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, जब देश आजाद भी नहीं हुआ था, उससे पहले ही गुटनिरपेक्षता की तरफ संकेत दे दिए थे, क्योंकि मार्च 1947 में, मार्च 1947 1947 में आजादी से पूर्व पंडित नेहरू ने एक सम्मेलन भारत में आयोजित करवाया था, नई दिल्ली में, नई दिल्ली में। और यह सम्मेलन था एशियन रिलेशंस कॉन्फ्रेंस। क्या था? एशियन रिलेशंस कॉन्फ्रेंस। एशियन रिलेशंस कॉन्फ्रेंस का मतलब था, जो एशियाई देश है उनके बीच में आपसी संबंधों को मजबूत करने के लिए कब एक सम्मेलन बुलाया गया नई दिल्ली में? मार्च 1947 में एक सम्मेलन बुलाया गया, जिसमें एशियाई देशों ने भाग लिया था। और आजादी से पहले ही पंडित जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा कर दी थी कि हमें शीत युद्ध से दूर रहना है और हमें आपस में एक दूसरे के साथ मजबूत संबंध स्थापित करने हैं। उसके बाद 1949 में, 1949 में नेहरू के प्रयासों से, नेहरू ने प्रयास किए, इसलिए नेहरू के प्रयासों से एक प्रयास हुआ, और वो था इंडोनेशिया। प्रयासों से एशियाई देश इंडोनेशिया की आजादी, इंडोनेशिया की आजादी की मांग की गई। इसके लिए भी एक सम्मेलन का आयोजन किया गया और इसमें मांग की गई कि इंडोनेशिया को आजाद किया जाए। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि इंडोनेशिया की आजादी के लिए प्रयास, इससे पूर्व एशियन रिलेशंस कॉन्फ्रेंस करना,
उसके बाद आप देखेंगे 1954 में 29 अप्रैल 1954 इस दिन भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और चीन के प्रधानमंत्री चाउ एन लाई ने आपस में एक समझौता किया और पंचशील समझौते पर हस्ताक्षर किए। तो 29 अप्रैल 1954 को पंचशील समझौता साइन किया गया। पंचशील समझौता, इस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए और किन किन के बीच में हुआ? यह हुआ भारत और चीन के बीच में। तो भारत की तरफ से साइन किए गए पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। जवाहरलाल नेहरू ने इस पर हस्ताक्षर किए, जबकि चीन की तरफ से चाउ एन लाई ने इस पर हस्ताक्षर किए। चाउ एन लाई के द्वारा इस पर हस्ताक्षर किए गए, जो कि चीन के प्रधानमंत्री थे। इस प्रकार जैसे ये समझौता संपन्न हुआ, भारत और चीन में नारे बुलंद हुए, हिंदी चीनी भाई भाई, हिंदी चीनी यानी कि चीन के लोग, भाई भाई, हिंदी चीनी भाई भाई, इस प्रकार के नारे जो थे वो भारत और चीन दोनों में गूंजने लगे। यानी कि भारत और चीन के बीच में यहां पर शांतिपूर्ण संबंधों की नींव रख दी गई थी इस समझौते के पश्चात। उसके बाद 1955 में बांडुंग सम्मेलन आयोजित किया गया। बांडुंग सम्मेलन जो कि इंडोनेशिया में आयोजित किया गया। इंडोनेशिया का एक शहर है बांडुंग, यहां पर यह सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में एशिया और अफ्रीका के देशों ने भाग लिया, इसलिए इसे एशियाई अफ्रीकी सम्मेलन कहा जाता है। एशियाई अफ्रीकी सम्मेलन का नाम दिया गया था क्योंकि इसमें एशिया और अफ्रीका के देशों ने भाग लिया था। इस सम्मेलन के माध्यम से बांडुंग सम्मेलन में जो है गुटनिरपेक्ष रहने की बात उठी थी कि भारत व अन्य देश जो हैं वो गुटनिरपेक्ष रहेंगे। गुटनिरपेक्षता की शुरुआत यहीं से हुई थी कि हम लोग गुटनिरपेक्ष रहेंगे। यहां पर एशिया और अफ्रीका के, एशिया, अफ्रीका व लैटिन अमेरिका, एशिया, अफ्रीका व लैटिन अमेरिकी देशों ने गुटों से पृथक रहकर आपसी सहयोग, गुटों से पृथक रहकर आपसी सहयोग पर बल दिया। गुटों से पृथक रहकर आपसी सहयोग पर बल दिया का मतलब यह है कि हम ना तो सारे देश कह रहे हैं, जो भी नवीन स्वतंत्र देश थे, क्योंकि ये वो समय था जबकि दुनिया में उपनिवेशवाद समाप्त हो रहा था और उपनिवेशवाद के अधीन जितने राज्य थे या जितने देश थे वो एक एक करके आजाद होते जा रहे थे। भारत 1947 में आजाद हुआ था। भारत के साथ साथ 1948 में श्रीलंका भी आजाद हो गया। उसके बाद दक्षिण अफ्रीकी जो देश थे वो एक एक करके आजाद हो रहे थे। लैटिन अमेरिका के जो देश उपनिवेशवाद का शिकार थे वो भी आजाद हो रहे थे। तो इन सभी देशों ने ये डिसीजन लिया कि हम किसी महाशक्ति के चुंगल में नहीं फंसेंगे, हम किसी महाशक्ति के दबाव में नहीं आएंगे, बल्कि हम स्वतंत्र रहेंगे, गुटनिरपेक्ष रहेंगे और हम आपस में एक दूसरे का सहयोग करेंगे। ये जो गुटनिरपेक्षता की बात कही गई थी, इस गुटनिरपेक्षता के कर्णधार जो थे वो 5 देश या 5 व्यक्तियों को माना जाता है। वो 5 देश कौन से थे और 5 व्यक्ति कौन से थे, तो आप यहां पर बताएंगे। ये जो गुटनिरपेक्षता है,
जिसको गुटनिरपेक्ष आंदोलन कहकर के पुकारा जाता है, गुटनिरपेक्ष आंदोलन, इंग्लिश में इसको कहते हैं NAM, यानी कि नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। ये जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन थे, इसके कर्णधार किनको कहा जाता है, कौन कौन से देश हैं जो कि इसके कर्णधार माने जाते हैं, तो इनमें नाम आता है इनमें नाम आता है भारत, मिस्र, यूगोस्लाविया, भारत, मिस्र, यूगोस्लाविया, इंडोनेशिया, और घाना। भारत की तरफ से नेतृत्व किया था प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो मिस्र की तरफ से गमाल अब्दुल नासिर। यूगोस्लाविया की तरफ से मार्शल टीटो। इंडोनेशिया की तरफ से सुकर्णो, और घाना की तरफ से वामे एनक्रूमा। कौन थे? वामे एनक्रूमा। तो यहां पर ये वो 5 देश जो हैं, 5 लोग जो हैं, उनको क्या कहकर के पुकारा जाता है? इनको गुटनिरपेक्ष आंदोलन का कर्णधार कहकर के पुकारा जाता है। इनसे ही गुटनिरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत मानी जाती है। तो यहां आप देख रहे हैं कि भारत की विदेश नीति के अंतर्गत भारत ने गुटनिरपेक्ष आंदोलन की नींव रख दी है। भारत ने पंचशील समझौते पर हस्ताक्षर करके एशियाई देशों के साथ रिलेशंस रखने के लिए एशियन कॉन्फ्रेंस बुला करके ऐसे संबंधों की शुरुआत कर दी थी कि भारत को शांतिपूर्ण रहना है। तो भारत की विदेश नीति की एक सबसे बड़ी विशेषता जो उभर कर सामने आती है वो क्या है? भारत की विदेश नीति किस पर आधारित थी? जो कि हमारे संविधान के अनुच्छेद 51 में लिखी गई बात है, उसके ऊपर आधारित थी, और वो थी शांति की विदेश नीति। इसीलिए हमने गुटनिरपेक्ष आंदोलन को प्रारंभ किया कि हम किसी के साथ तनावपूर्ण संबंध नहीं रखना चाहते, हम शांतिपूर्ण संबंध रखना चाहते हैं। तो अनुच्छेद 51 के तहत शांति की विदेश नीति पर हमने बल दिया। हमारी विदेश नीति वसुधैव कुटुंबकम पर आधारित है। वसुधैव कुटुंबकम पर आधारित विदेश नीति भारत के द्वारा अपनाई गई थी। तो स्टूडेंट्स, अब हम यहां से आगे चर्चा करेंगे भारत के पड़ोसी देशों के साथ संबंधों की, और इन संबंधों में सबसे पहले हम बात करेंगे भारत चीन संबंधों की। किसकी बात करेंगे? यहां हम बात करेंगे भारत चीन संबंध। देखिए, भारत चीन संबंधों की जब हम बात करते हैं तो दोनों देशों ने लगभग एक ही समय में अपने स्वतंत्रता के पश्चात जो यात्रा थी उसको प्रारंभ किया था। आपको पता होगा कि 15 अगस्त 1947 यहां पर भारत स्वतंत्र हुआ, और 1949 में चीनी क्रांति हुई, और इस क्रांति के पश्चात चीन कम्युनिस्ट देश बना। चीन में कम्युनिस्ट शासन की स्थापना हुई। कम्युनिस्ट देश के रूप में चीन ने अपने यात्रा को प्रारंभ किया, और भारत वह देश था
जिसने सबसे पहले चीन को, भारत ने सबसे पहले चीनी कम्युनिस्ट सरकार को मान्यता प्रदान की। देखिए, कोई भी देश जब आजाद होता है, वहां जो सरकार स्थापित होती है वो तभी एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वतंत्र देश, एक संप्रभु राष्ट्र कहलाता है जब उसे मान्यता दी जाए कुछ देशों के द्वारा। तो चीन की कम्युनिस्ट सरकार थी, पूंजीवादी देश तो उसे मान्यता देने वाले नहीं थे। भारत ने चीन के साथ अच्छे संबंध स्थापित करने के उद्देश्य से चीन की सरकार को सबसे पहले मान्यता प्रदान की थी और चीन के साथ अच्छे संबंधों की शुरुआत की थी भारत ने। लेकिन इसी दरमियान चीन ने एक बहुत बड़ा कदम उठा लिया था जिसका भारत ने विरोध नहीं किया था, और वो कदम था चीन के द्वारा तिब्बत पर अधिकार कर लेना। 1950 में चीन ने तिब्बत पर अधिकार कर लिया। जब चीन ने तिब्बत पर अधिकार किया तो तिब्बत यह मान करके बैठा था कि भारत कुछ बोलेगा, भारत तिब्बत के पक्ष में बोलेगा, क्योंकि जब तिब्बत को छोड़कर अंग्रेज यहां से गए थे तब उन्होंने तिब्बत की सुरक्षा और विकास, ये दोनों जिम्मेदारी भारत को सौंपी थी। बट उस समय भारत ने कुछ भी नहीं कहा। चीन के साथ अच्छे संबंधों को बनाए रखने के लिए भारत नहीं चाहता था कि चीन के साथ संबंध तनावपूर्ण बने, इसलिए जब चीन ने तिब्बत पर अधिकार किया तो भारत ने अपनी चुप्पी साध करके रखी, कुछ भी नहीं बोला। तो चीन ने भी ये माना कि भारत तिब्बत पर चीन के अधिकार के विरुद्ध नहीं है, और यह शायद भारत की एक बड़ी भूल थी। विरोध किया जाना चाहिए था, हमने नहीं किया। हम चीन के साथ अच्छे संबंध बना करके रखना चाहते थे। चीन को इसी का लाभ मिला। चीन ने आगे चलकर भारत चीन संबंध अच्छे बनाने के लिए भारत चीन संबंध में पंचशील को जोड़ा। किसको जोड़ा? पंचशील। 5 बातें जिन पर ये दोनों देश चलेंगे उसको पंचशील सिद्धांत कहकर के पुकारा जाता है। और वो 5 बातें क्या थी, ये पंचशील सिद्धांत क्या थे? इन पंचशील सिद्धांतों के अंतर्गत 5 बातें जो आती है वो है, सबसे पहली अनाक्रमण, दोनों देश एक दूसरे पर हमला नहीं करेंगे। अहस्तक्षेप, दोनों देश एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। समानता, छोटा हो या बड़ा हो समान दर्जा दिया जाएगा। संप्रभुता का सम्मान किया जाएगा, संप्रभुता का सम्मान किया जाएगा। और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की नीति पर चलेंगे। शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की नीति पर चलेंगे, यह डिसाइड किया गया दोनों देशों के द्वारा, और इस प्रकार से दोनों देशों के बीच में अच्छे मधुर संबंधों की शुरुआत हुई। लेकिन क्या ये मधुर संबंध लंबे समय तक टिक पाए? नहीं टिक पाए। इस दरमियान दोनों देशों के बीच में लगातार तनाव बीच में अच्छे मधुर संबंधों की, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की नीति पर चलेंगे, यह डिसाइड किया गया दोनों देशों के द्वारा, और इस प्रकार से दोनों देशों के बीच में अच्छे मधुर संबंधों की शुरुआत हुई। लेकिन क्या ये मधुर संबंध लंबे समय तक टिक पाए? नहीं टिक पाए। इस दरमियान दोनों देशों के बीच में लगातार तनाव बढ़ने वाली घटनाओं ने जन्म लेना शुरू किया। वो घटनाएं क्या थी, एक एक करके हम इन पर चर्चा करेंगे। शुरुआत होती है सबसे पहले 1956 में दलाई लामा भारत आते हैं। दलाई लामा वह चीनी प्रधानमंत्री चाउ एन लाई कहां आते हैं? भारत यात्रा। दोनों एक ही समय आते हैं। अब दलाई लामा कौन है? तो दलाई लामा है तिब्बत
के बौद्ध धर्म गुरु। जब दलाई लामा यहां आते हैं और भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से मिलते हैं तो वो एक शिकायत दर्ज करवाते हैं कि तिब्बत में सब कुछ ठीक नहीं है, तिब्बत में चीन के द्वारा अत्याचार किए जा रहे हैं, वहां लोगों को मजबूरन तिब्बती संस्कृति को छोड़ने के लिए कहा जा रहा है, उन पर दबाव बनाया जा रहा है कि अगर आप तिब्बती धर्म छोड़ देंगे, सॉरी आप बौद्ध धर्म छोड़ देंगे तो हम आपके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे, लेकिन अगर आप बौद्ध संस्कृति या तिब्बती संस्कृति को अपना कर रखेंगे तो आपको अत्याचारों का सामना करना पड़ेगा। तो इस तरह से वहां आपने देखा कि किस प्रकार से यह तनाव की स्थिति बन रही थी, और जो चीज दलाई लामा बता रहे हैं उसके बिल्कुल विपरीत चाउ एन लाई भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से बातचीत के दौरान बताते हैं कि सब कुछ ठीक चल रहा है और हमने तिब्बत को स्वायत्त राज्य का दर्जा दे रखा है। स्वायत्त राज्य का मतलब होता है कि तिब्बत बाकी हमारे जितने भी राज्य हैं उन सबसे अधिक स्वतंत्र राज्य है, सबसे अधिक वहां हम ध्यान दे रहे हैं। तो इस तरह से दो अलग अलग बातें भारत के सामने आती है, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू चूंकि चीन के साथ अच्छे संबंध कायम रखना चाहते थे, इसलिए नहीं चाहते थे कि वो दलाई लामा की बात को स्वीकार करे और चीन को ये कहे कि आप जो कह रहे हैं वो गलत है, दलाई लामा सही कह रहे हैं, आपको तिब्बती लोगों के साथ अच्छा बर्ताव करना चाहिए। ये सब कुछ वहां पर घटित होता रहता है, लेकिन इसी समय एक और घटना घटित होती है। अब यहां पर आप देखेंगे चीन का दोहरा रूप, यहां पर आप देखेंगे चीन का दोहरा रूप कैसे, यहां पर आप देखेंगे भाई आज की इस क्लास में मैंने देखा है कि काफी हमारे पिछले साल के स्टूडेंट भी आ रहे हैं। करिश्मा बिश्नोई आई भी है जो कि पिछले साल के स्टूडेंट है। अरे यार कब तक वही पुराना घिसा पिटा लूडो खेलते रहोगे? लूडो का असली थ्रिल करना है तो लूडो फन पर आओ। यहाँ सिर्फ 3 मिनट का गेम, 20 लाख से ज्यादा प्लेयर्स और इंस्टेंट विड्रॉल। अभी डाउनलोड करो और फ्री बोनस पाओ। इस खेल के स्टूडेंट है और ठीक इसी प्रकार से अभी थोड़ी देर पहले भूपेंद्र भी यहाँ पर आए हुए थे जो कि पिछले साल के स्टूडेंट हैं। बाकी तो सभी इसी बार के लग रहे हैं मुझे, है ना। अरुण, मोनिका, स्वाति, यासिर, खुशी, पायल, अशोक जाखड़। तो स्टूडेंट कैसा लग रहा है जल्दी से कमेंट करके बता दीजिएगा। अभी तक जो पढ़ाया है मजा आया कि नहीं आया? एक एक घटना को अभी रिवाइज भी करवाऊंगा मैं, एक एक घटना को भी रिवाइज भी करवाऊंगा मैं, ठीक है ना। तो यहां पर आप देखेंगे कि 1957 से 1959 के बीच, 1957 से 1959 के बीच चीन ने भारत के लद्दाख, यहां पर एक क्षेत्र है सियाचिन, लद्दाख के सियाचिन व अरुणाचल प्रदेश जिसको उस समय नेफा कहा जाता था, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, नेफा के कुछ क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया, यहां तक कि इतना ही नहीं था बल्कि यहां अधिकार करने के पश्चात चीन ने अपने नक्शे में लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश को दिखाना शुरू कर दिया। जब भारत की सरकार ने इस पर आपत्ति दर्ज करवाई कि कैसे चीन जो है वो भारत के प्रदेशों को अपने नक्शे में दिखा सकता है, तो उस समय चीनी प्रधानमंत्री या चीनी सरकार की तरफ से यह कहा जाता है कि यह गलती से हुआ है, हम जल्द ही नक्शे ठीक करवा लेंगे। ये नक्शे पुराने नक्शे हैं जो कि हमारे राजाओं के टाइम के हैं, जब हम नए नक्शे बनाएंगे तो आपके इन प्रदेशों को भारत के नक्शों से बाहर कर देंगे, मतलब चीन के नक्शों से बाहर कर देंगे। तो इस तरह से तनाव का माहौल तो बनना दोनों देशों के बीच में शुरू हो ही गया था। अब एक बहुत बड़ी घटना जो थी दोनों देशों के बीच में तनाव को एकदम उग्र बना देती है, और वो घटना कौन सी थी? वो था दलाई लामा का भारत में शरण लेना।
दलाई लामा की भारत में शरण। और यह घटना कब की है? 1959 की है। 1959 में दलाई लामा अपने साथ अनेक धर्मावलंबियों को लेकर भारत आते हैं और भारत से ये कहते हैं कि साहब हम भारत में ही रहना चाहते हैं, क्योंकि जिस तरह से चीन की सरकार तिब्बतियों पर अत्याचार कर रही है, हम वहां पर बिल्कुल सुरक्षित नहीं हैं, कभी भी हमारी हत्याएं की जा सकती है। भारत ने कहा अतिथि देवो भव, हम अपने यहाँ पर बाहर से आए हुए लोगों को आदर सत्कार देते हैं, सम्मान देते हैं, आपका हमारे यहाँ पर स्वागत है, आप हमारे यहाँ पर रह सकते हैं। तो इस तरह से दलाई लामा और उनके साथ अनेक धर्मावलंबी भारत में आते हैं और वो भारत में रहना शुरू करते हैं। और ये लोग जो हैं, ये हिमाचल प्रदेश में, दलाई लामा जो है वो हिमाचल प्रदेश की एक जगह है, क्या नाम है उसका, जहां पर वो निवास बनाते हैं। अपना निवास कहां पर बनाते हैं? हिमाचल प्रदेश के एक विशेष स्थान पर, जो अपने आप में बहुत ही विशेष स्थान है, धर्मशाला। कहां पर? धर्मशाला में अपना निवास स्थान बनाते हैं। तो इस तरह से आप ये कह सकते हैं कि धीरे धीरे अनेक तिब्बतियों ने भारत में प्रवेश किया, एक एक करके, जो वहां से उनके अत्याचारों से बचकर यहां आ रहे थे। अनेक तिब्बतियों ने भारत में शरण ली। मुख्य रूप से इनकी बस्तियां जो है वो दिल्ली व हिमाचल में देखी जाती है। आज भी बड़ी भारी संख्या में आपको लोग यहां पर मिलेंगे। हिमाचल प्रदेश में इनकी बस्तियां मौजूद हैं, यहां पर ये लोग रहते हैं। तो इस तरह से दोनों देशों के बीच में अब हालात पूरी तरह से तनावपूर्ण हो गए थे। चीन ने भारत के ऊपर आरोप लगाया कि दलाई लामा को उन्होंने भारत में शरण देकर बहुत बड़ी गलती की है। यह पंचशील समझौते का उल्लंघन हुआ है, क्योंकि पंचशील समझौते में भारत ने 5 जो बातें कही है, उन्हीं बातों का उल्लंघन हो रहा है। ये एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि हम आपके साथ शांतिपूर्ण संबंध रखेंगे, हम शांतिपूर्ण सह अस्तित्व को बनाकर रखेंगे, हम अनाक्रमण की नीति पर चलेंगे, हम अहस्तक्षेप की नीति पर चलेंगे, लेकिन आप ये क्या कर रहे हैं? तिब्बत हमारा है, तिब्बत में बौद्ध धर्म गुरु दलाई लामा जो है वो राष्ट्रद्रोही हैं, वो राष्ट्रद्रोही हैं, और आप अपने यहां पर शरण देकर उन पंचशील सिद्धांतों की अनदेखी कर रहे हैं। भारत ने कहा ऐसा नहीं है, हम पंचशील सिद्धांतों की अनदेखी नहीं कर रहे हैं, हम आपका विरोध भी नहीं कर रहे हैं, हम केवल और केवल अपने यहाँ पर आए हुए अतिथि या मेहमान को अपने यहाँ पर जगह दे रहे हैं, इससे ज्यादा हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो यहां भारत पर आरोप लगाकर अचानक चीन ने भारत पर हमला कर दिया, जिसके बारे में भारत ने सोचा भी नहीं था, सपने में भी नहीं सोचा था कि चीन ऐसा करेगा। चीनी आक्रमण, चीनी हमला, चीनी घुसपैठ कब? 1962 में। अब आप यहां देखेंगे कि किस प्रकार से चीन ने भारत पर अचानक ये कार्यवाही की। अक्टूबर 1962 में पहली कार्यवाही कहां की गई? अरुणाचल प्रदेश, जिसको उस समय नेफा कहा जाता था, NEFA, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, जिसको हम उत्तर पूर्वी सीमांत, जहां सीमांत होता है, उत्तर पूर्वी सीमांत प्रदेश या क्षेत्र कहकर पुकारते हैं। तो 1962 के अक्टूबर महीने में पहली कार्रवाई अरुणाचल प्रदेश पर की गई। यहां
आक्रमण किया गया चीनी सेनाओं के द्वारा, जिसकी भारत ने कल्पना भी नहीं की थी। और सबसे बड़ी बात है कि भारत ने कोई विशेष फोर्स भी नहीं लगा रखी थी। यहाँ पर हमने कभी नहीं सोचा था कि चीन हम पर हमला करेगा। हम तो वहां पर पंचशील समझौते पर हस्ताक्षर करके एक तरह से बिल्कुल शांत बैठे थे। हम सोच रहे थे कि भारत और चीन के बीच में तो हिंदी चीनी भाई भाई के नारे लग चुके हैं, भाई वो हम पर हमला करेगा क्या? नहीं, ऐसा नहीं करेगा। ये सोचकर हमने चीन को बिल्कुल गलत सोच लिया था, मतलब गलत धारणा बना ली थी हमने चीन के बारे में। बट चीन ने धोखा किया और अचानक अक्टूबर 1962 में अरुणाचल प्रदेश, जिसको हम नेफा कहते हैं, उस पर आक्रमण किया। भारतीय सेनाओं ने फिर भी वहां पर इन आक्रमणों का विरोध किया, जबकि हमारी सेना के पास कोई हथियार ऐसे विशेष नहीं थे जिससे कि किसी देश की सेना के साथ लड़ा जा सके। पूरी तैयारी में बिल्कुल भी नहीं थे, लेकिन फिर भी उन्होंने हिम्मत दिखाई और चीनी सैनिकों को खदेड़ना शुरू किया, वहां से उनके साथ लड़ाई शुरू की। अचानक चीन ने नवंबर 1962 में लद्दाख के सियाचिन पर आक्रमण कर दिया। और जब हमारी सेना ने यहां चीन को पीछे खदेड़ा, चीनी सेनाओं को घुसने नहीं दिया, तो चीनी सेना ने असम के रास्ते से घुसने का प्रयास किया। चीन ने जब भारत पर आक्रमण किया तो चीन का यह कहीं पर भी उद्देश्य नहीं था कि वो भारत को युद्ध में हराएगा और भारत का कोई प्रदेश जीतेगा। बस वो भारत को केवल कमजोर सिद्ध करना चाहता था। वो दिखाना चाहता था कि भारत चीन के सामने कुछ नहीं है। बस इसी उद्देश्य से, इसी लक्ष्य से उसने भारत पर अचानक आक्रमण किया और अचानक एक तरफा युद्ध समाप्ति की घोषणा भी। दोस्तों, जब से मैं कॉमेडियन बना हूं ना, रिश्तेदारों के मैसेज ही आते रहते हैं कि शो में फ्री एंट्री चाहिए, फ्री एंट्री, फ्री एंट्री, फ्री एंट्री। दिमाग खराब कर देते हैं लोग। अब कौन समझाए इनको कि ये मेरा शो है, वाउजी लूडो नहीं, जहां 0 रुपए एंट्री फीस से खेल के कैश प्राइजेस जीते जा सकते हैं। तरफा युद्ध समाप्ति की घोषणा भी कर दी। चीन ने युद्ध समाप्ति एक तरफा युद्ध समाप्ति की घोषणा कर दी। अगर चीन ने धोखा नहीं किया होता, हमारी सेना तैनात होती, तैयार होती, तो हम चीन को ऐसा मौका कभी नहीं देते कि वो हमारे साथ युद्ध भी लड़ सके। बट केवल जो कुछ हुआ था वो धोखे की वजह से हुआ था। अदरवाइज चीन हम पर कभी भी, वो कहते हैं ना 19 और 20 नहीं हो सकता था। हमारी सेना बहुत ताकतवर थी। हमारी सेना ने 1948 के कश्मीर युद्ध के दौरान अपनी दक्षता को दिखा दिया था। उन्होंने बता दिया था। हमारी सेना ने जब हैदराबाद ने स्वतंत्रता की घोषणा की थी तो हैदराबाद की जो सेना थी, अर्धसैनिक बल जो था, उनको भी घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। तो हमारी सेना पूरी तरह से तैयार थी। बट बस वही हुआ ना, धोखा। अदरवाइज ऐसा नहीं हो सकता था। खैर, युद्ध हो गया, युद्ध रोक दिया गया। अब भारत और चीन के बीच जो युद्ध हुआ, उस युद्ध के परिणाम क्या सामने आए? भारत चीन युद्ध, इस युद्ध के परिणाम क्या सामने आए? तो परिणाम में आप बताएंगे। सबसे पहला परिणाम जो सामने आया वो आया भारत की विदेश नीति। भारत की विदेश नीति पर प्रश्न चिन्ह लग गया। भारत की विदेश नीति पर प्रश्न चिन्ह लगा। क्यों प्रश्न चिन्ह लगा? कि भारत
गुटनिरपेक्ष आंदोलन का नेता पूरी दुनिया को गुटनिरपेक्षता का पाठ पढ़ा रहा है और अचानक भारत किसी देश से युद्ध में हार जाए, यह तो भाई भारत की गुटनिरपेक्ष नीति की पूरी तरह से असफलता है। क्या सोच रहे होंगे इस समय एशिया और अफ्रीका के वो देश जिनका नेतृत्व पंडित जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे? क्या भारत जैसे एशिया के अंदर एक बड़े देश की छवि उभर करके गई होगी? यह कहीं ना कहीं भारत की विदेश नीति की असफलता थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू की विदेश नीति पर यह कहीं ना कहीं एक प्रश्न चिन्ह लग गया था कि क्या हम ऐसा महसूस भी नहीं कर पाए कि हम पर चीन हमला कर सकता है? भाई हमारे जो रक्षा मंत्री होते हैं, हमारे जो विदेश मंत्री होते हैं, हमारे जो प्रधानमंत्री होते हैं, ये तो जिम्मेदार होते हैं इन चीजों के लिए। तो इन सब पर सवाल उठे कि हमारी सेना अचानक ये जो युद्ध हारी, उसमें सेना की कोई गलती नहीं है। आपने सेना को तैयार नहीं किया, आपने सेना को हथियार नहीं दिए, आपने वो सेना ही तैनात नहीं की जो कि चीनी आक्रमण का जवाब दे सकती थी। तो इसमें तो पूरी तरह से फेलियर रहा सरकार की नीति। सरकार ने जो विदेश नीति अपनाई है वो क्वेश्चन मार्क के घेरे में आ गई थी, वहां प्रश्न चिन्ह लग गया था। ठीक इसी प्रकार से भारत ने इस युद्ध के समय संयुक्त राज्य अमेरिका व ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका व ब्रिटेन से सहायता मांगी, लेकिन दोनों ने भारत की तरफ कोई रुचि नहीं दिखाई। सीधा सा कारण था कि भारत गुटनिरपेक्ष आंदोलन का नेतृत्व कर रहा था और अमेरिका ब्रिटेन कभी नहीं चाहते थे कि भारत गुटनिरपेक्ष रहे, वो उनके खेमे का सदस्य बन करके रहे, वो पूंजीवादी खेमे में रहे। इसलिए अमेरिका ने कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया, ब्रिटेन ने कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया जब भारत ने सहायता मांगी। और चीन ने भी यह मौका चुना था कि इस समय अमेरिका और सोवियत संघ क्यूबा संकट को लेकर तनावपूर्ण स्थिति में थे। तो आप यहां कह सकते हैं चीन ने 1962 को ही क्यों चुना? चीन ने 1962 में भारत के विरुद्ध कार्रवाई की, भारत के विरुद्ध सैन्य कार्यवाही क्यों की? तो आप इसका उत्तर क्या देंगे? आप इसका उत्तर देंगे कि साहब इस समय क्यूबा संकट चल रहा था और क्यूबा संकट में संयुक्त राज्य अमेरिका व सोवियत संघ, दोनों महाशक्तियां जो कि शीत युद्ध के दो खेमों का नेतृत्व कर रही थी, सोवियत संघ सीधा तनावपूर्ण स्थिति में थे। जब आप डायरेक्ट तनाव की स्थिति में हैं, खुद युद्ध कर सकते हैं, तो आप भला किसी अन्य देश को किस प्रकार से हेल्प कर सकते हैं? यस मिस्टर सुखदेव, आई एम फाइन, टोटली फाइन। हाउ आर यू? सुखदेव पूछ रहे हैं डियर सर हाउ आर यू? सुखदेव कह रहे हैं सर प्लेलिस्ट दीजिए प्लीज। बिल्कुल प्लेलिस्ट हमारी मिल जाएगी आपको। भाई बताइए बाकी जो दूसरे स्टूडेंट इस समय जुड़े हुए हैं और लगातार ये क्लासेस देख रहे हैं, तो इनको प्लेलिस्ट के बारे में बताइए सुखदेव को। हाँ जी अरुण, बिल्कुल पीडीएफ मिलेगी इसकी टेलीग्राम चैनल पर। उत्कर्ष ऑनलाइन ट्यूशन टेलीग्राम चैनल पर जाइएगा और वहां पर आप पीडीएफ देखिएगा, इस पूरे क्लास की पीडीएफ आपको वहां पर मिल जाएगी। ठीक है, चलिए तो यहां पर हम बात करते हैं चीन ने 1962 में भारत के विरुद्ध सैन्य कार्रवाई क्यों की,
क्योंकि क्यूबा संकट में संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ सीधा तनावपूर्ण स्थिति में थे। अच्छा समय ढूंढा था। अगर तनावपूर्ण स्थिति में नहीं होते तो हो सकता है कोई देश भारत की तरफ रुझान कर सकता था, कोई देश भारत को हेल्प कर सकता था और चीन के लिए नुकसानदायक हो सकता था। बट चीन ने सही समय ढूंढा और भारत पर आक्रमण किया, जिस समय भारत को किसी प्रकार की कोई विदेश सहायता नहीं मिली। जब विदेश सहायता नहीं मिली तो भारत की विदेश नीति की यहां पर भी कहीं ना कहीं एक तरह से मजाक बनी कि साहब भारत एक एशिया का इतना बड़ा देश, क्या कोई भी देश उसको हेल्प करने को तैयार नहीं है युद्ध के समय? यह भारत की विदेश नीति पर प्रश्न चिन्ह लगा था इस समय। अब देखिए, ये तो अंतरराष्ट्रीय जो प्रभाव था उसकी हम बात कर रहे हैं, लेकिन राष्ट्रीय प्रभाव क्या दिखाई दिया, भारत के अंदर क्या प्रभाव दिखाई दिया? राष्ट्र के भीतर प्रभाव। तो जब हम राष्ट्र के भीतर प्रभाव की बात करेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत बड़ा प्रभाव दिखाई दिया। सबसे पहला, नेहरू मंत्रिमंडल के विरुद्ध, नेहरू मंत्रिमंडल के विरुद्ध प्रथम बार अविश्वास प्रस्ताव लाया गया लोकसभा में। अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। देखिए, अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में लाना बहुत बड़ी बात होती है। हालांकि लाने से ज्यादा जरूरी होता है प्रस्ताव का पास होना। बट 1947 से 1962 तक नेहरू प्रधानमंत्री थे और हर बार ये जो सरकार बनी थी वो पूरी मेजॉरिटी वाली सरकार बनी थी। 70% से अधिक की सीटें कांग्रेस को मिली थी, लेकिन फिर भी अविश्वास प्रस्ताव ला दिया गया, बड़ी बात थी। तो अविश्वास प्रस्ताव ला करके ये दिखा दिया गया था कि कहीं ना कहीं नेहरू मंत्रिमंडल के खिलाफ एक अंदर ही अंदर तनाव और विरोध का माहौल उस समय दिखाई दे रहा था। इतना ही नहीं हुआ, बल्कि आप कहेंगे उस समय जो हमारे रक्षा मंत्री थे, रक्षा मंत्री वी के कृष्ण मेनन को अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ा। अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ा। वी के कृष्ण मेनन, जो कि उस समय भारत के रक्षा मंत्री थे, उनको भी अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ा। इसके अलावा और भी कुछ भारतीय राजनीति में आपको घटनाक्रम दिखाई देगा। इसमें आप कहेंगे तीसरा जो प्रभाव दिखाई देता है वो प्रभाव दिखाई देता है कि भारत सरकार ने उत्तर पूर्वी प्रदेशों की तरफ विशेष ध्यान देना प्रारंभ किया। विशेष ध्यान देना प्रारंभ किया। क्यों? क्योंकि उत्तर पूर्व की तरफ चीन की बुरी नजर थी। अरुणाचल प्रदेश उत्तर पूर्व का ही तो एक प्रदेश है। तो चीन अगर भारत उत्तर पूर्वी प्रदेशों की तरफ अभी तक विशेष ध्यान नहीं दे पाया था, क्योंकि जो नॉर्थ ईस्ट हमारे, जिनको हम 7 सिस्टर्स कहते हैं, जहां पर असम, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, नागालैंड, सिक्किम, ये सभी जो प्रदेश आते हैं, इस तरफ सरकार का विशेष ध्यान इसलिए नहीं गया था क्योंकि ये क्षेत्र भारत के अन्य राज्यों से थोड़ा सा अलग प्रकार के क्षेत्र हैं। जमीनी सीमा भारत की इन क्षेत्रों से बहुत कम मिलती है। दुर्गम होने के कारण यहाँ पर विकासात्मक कार्य इतना आसानी से नहीं हो सकता। ऐसे में इन क्षेत्रों पर भारत सरकार कोई विशेष ध्यान नहीं दे पाई थी। बट अब भारत सरकार ने इस पर विशेष ध्यान देना शुरू किया और इसी नीति के तहत
इसी नीति के तहत नागालैंड को 1963 में राज्य का दर्जा दिया गया। देखिए स्टूडेंट्स, नागालैंड बहुत इंपॉर्टेंट है। नागालैंड वह प्रदेश है भारत का जिसने आजादी के बाद 1951 में ही भारत से आजाद होने की घोषणा कर डाली थी। नागालैंड में वहां का जो विद्रोह था अंगमी जापू फिजो के नेतृत्व में, वो एक सशस्त्र विद्रोह में परिणत हो चुका था। लेकिन जैसे ही आपने देखा चीन ने भारत पर हमला किया, भारत की सरकार ने उत्तर पूर्वी क्षेत्रों की तरफ विशेष ध्यान देना शुरू किया, नागालैंड को सबसे पहले राज्य का दर्जा दिया गया। इसके अलावा मणिपुर और त्रिपुरा, मणिपुर व त्रिपुरा में, जो कि दोनों ही केंद्र शासित प्रदेश थे। सामान्यतः केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा नहीं होती है। केंद्र शासित प्रदेश, संघ शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरी, मणिपुर व त्रिपुरा में विधानसभा का गठन करने की अनुमति दी गई केंद्र सरकार के द्वारा, अनुमति दी गई। एक और बहुत बड़ा परिणाम देखने को मिला, और वो क्या था? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो थी वो दो खेमों में, दो अलग अलग पार्टियों में विभाजित हो गई। देखिए, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, जिसको हम सीपीआई कहकर पुकारते हैं, सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, 1964 में विभाजन का शिकार हुई। विभाजन का शिकार। अब भाई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया पर ही विभाजन क्यों हुआ? भारतीय जनसंघ का विभाजन नहीं हुआ, कांग्रेस का विभाजन नहीं हुआ, उस समय दो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज थी वो विभाजन का शिकार नहीं हुई। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, सीपीआई विभाजन का शिकार हुई। क्यों? क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो बनी थी वो साम्यवादी विचारधारा से प्रभावित होकर बनी थी, रूस की साम्यवादी विचारधारा से प्रभावित होकर बनी थी। अब साम्यवाद भी दुनिया में दो अलग अलग प्रकार का हो गया था। एक तरफ था रूसी साम्यवाद, एक तरफ था चीनी साम्यवाद। चीनी साम्यवाद वहां के चीनी नेता या चीनी क्रांति के नेता माओ त्से-तुंग से प्रभावित था, और रूसी साम्यवाद लेनिन से प्रभावित था, व्लादिमीर लेनिन से प्रभावित था। तो यहां पर सीपीआई जब विभाजन का शिकार हुई तो इससे अलग होकर जो पार्टी बनी उसका नाम क्या था? उसका नाम था कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी, जिसको हम सीपीआईएम कहते हैं। सीपीआईएम का जन्म हुआ। सीपीआईएम जो थी वो सीपीआई से अलग होकर के बनी थी। सीपीआईएम का जन्म हुआ। अब यहां ध्यान देने वाली बात है कि जो सीपीआई थी, सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ये तो थी रूसी क्रांति से प्रभावित, रूसी क्रांति से प्रभावित, और जो सीपीआईएम है, सीपीआईएम ये है चीनी माओवाद से प्रभावित, माओवाद से प्रभावित। तो स्टूडेंट यहां तक आते आते मैंने तो ये सोचा था कि मैं पूरा ही चैप्टर आज एक ही दिन में करवा डालूंगा, बट नहीं हो पाया। कोई नहीं, अगली क्लास में कंप्लीट करेंगे। आज हमने भारत की विदेश नीति किन चीजों पर आधारित थी इसकी चर्चा कर ली।
हमने भारत के विदेश संबंधों में भारत और चीन संबंधों की चर्चा कर ली और उम्मीद करता हूं कि आनंद खूब आया होगा। बताएं जरा, अभी तक जो क्लास चली है उसमें कितना आनंद आया है? 100%, 99%, 98%, 95%? जल्दी से बताइएगा, क्योंकि पूरा देखिए मैंने जितना अभी तक का चैप्टर है ना, वो एक एक घटना को आपके सामने रख दिया है। भारत के विदेश संबंध की यहां तक की जो घटनाक्रम है, एक एक घटनाक्रम को आपके सामने रख दिया है। तो जल्दी से अपना अपना रिप्लाई यहां पर करें। चेक करते हैं कि आप क्या सोचते हैं आज के इस सेशन के बारे में। एकता योगी ने तो अपनी तरफ से थम्स अप कर दिया है, बताएं।